गुड इवनिंग। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमने जो निम्नलिखित टॉपिकों में जो चर्चाएं करी, आज उसी को आगे को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो हमने कल पढ़ा था, विकास के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है, अल्प विकसित देश क्या होते हैं, या उनकी जो अर्थव्यवस्था की जो क्या विशेषताएं होती हैं, सामाजिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं। अल्प विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था किन देशों के समान हमने उसका समानांतर तुलनात्मक करा था, और अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ा था। और इसी चैप्टर को हम डिटेलिंग से आगे को पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हमने आप लोगों से कहा था कि भैया आज हम ये वाला सब चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था हमारी मापी जाती है, और किसके इर्द गिर्द हमारी अर्थव्यवस्था घूमती है, इस चीज़ को हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। अब आइए, सामान्य तौर पर यदि हम बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सामान्य तौर पर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनका जो लेखांकन करने के लिए जो इसके जो 3 भागों हम इसको बांटते हैं, जो इसके 3 क्षेत्र होते हैं, जो इसके 3 सेक्टर होते हैं, हम उसमें इसको विभाजित कर देते हैं। जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर इसको नोट भी करते जाइएगा। आप जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको लगती हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। बात करें हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात, ये बहुत व्यापक तौर पर बहुत बड़ा होता है। इसकी कल्पनाएं सीमित नहीं होकर अनंत हैं, क्योंकि जितना भी क्षेत्र होता है वो मनुष्य के कल्पनाओं के दायरे के आसपास फैला होता है। उसकी जो कल्पनाएं उससे परे रहता है। यदि हम पूर्णतः अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र को कितने भागों में बांट गया, मैंने आपको कहा था, ये इसको 3 सेक्टरों में हमने विभाजित कर दिया। इसका जो प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीय सेक्टर है, तृतीय सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड जो सेक्टर है, उसमें क्या अंतर है। इनमें हमने जो प्राथमिक सेक्टर है उसमें हमने प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत किन किन चीज़ों को वर्णित किया है, किन किन चीज़ों को रखा है, किन किन चीज़ों का आधार बना के रखा है। ये उसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करती है। और तीसरा जो तीसरा सेक्टर, जो थर्ड सेक्टर है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और देश की इकोनॉमी को वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। ये जो तीसरा सेक्टर है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें तो इकोनॉमी जहाँ से ग्रो करती है, जहाँ से बढ़ने की शुरुआत होती है, प्राथमिक और तृतीय सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये सेक्टर माने जाते हैं। जहाँ पर यदि मैं बात करूँ, प्राथमिक सेक्टर की बात करूँ, उसके अंतर्गत कृषि एवं कृषि के जो गतिविधियाँ आ जाती हैं, वो चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। हम कृषि क्या है, कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं प्रमुखता से उसके अंतर्गत हम लेते हैं, वो चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। कृषि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस तीसरे सेक्टर में रहती है। यदि हम बात करूं द्वितीय सेक्टर का जो अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आते हैं। हम औद्योगिक क्षेत्रों को उसके अंतर्गत लेते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों का किस प्रकार से देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में सहयोग प्रदान होता है और किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बन जाता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इन चीज़ों का हम अध्ययन करें। अब जब तीसरा जो पॉइंट है, आप इसे लिख भी लीजिएगा, जो तीसरा पॉइंट है वो सेवा क्षेत्र। अब सेवा के क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, हम उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब हम अध्ययन करते हैं पहला सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर, जो प्राइमरी जो सेक्टर है, हम उसकी चर्चा करते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हम किन चीज़ों को लेते हैं, जो उनकी प्राथमिक सेक्टर की क्या गतिविधियां होती हैं, हम उन चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके सामने ये जो एरो के जो निशान लग रहे हैं, उसमें आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें हम ले रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। यदि हम पहले जो सेक्टर की बात करें, उसके अंतर्गत कृषि महत्वपूर्ण, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद वानिकी, मत्स्य, खाद्यान्न जिसे हम उर्वरक कहते हैं, और क्षैतिज उत्खनन जिसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये चीज़ें कृषि के अंतर्गत हम लेते हैं। यदि हम कृषि की बात कर रहे हैं, यदि हम कृषि के क्षेत्र की विकास की करें, मानव सभ्यता के जो विकास का जो प्रारंभ था, जो लोगों का जो जीवन यापन करने का जो प्रमुख साधन रहा है, वो आज विश्व भर में कृषि ही रही है। मनुष्य जीवन यदि प्राप्त हुआ है, उसको
को अपने जीवन को व्यापन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें कहाँ से मिलता है? कृषि के माध्यम से मिलता है। यदि ऐसा तो नहीं कि हम मनुष्य किसी प्रकार के रोबोट हैं या किसी फ्यूल से या किसी केमिकल से चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, किसी बैटरी के माध्यम से चल रहे हैं, ये नहीं है। हमें हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। वो भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो कृषि के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि मैं आज की बात करूं, जो आज कृषि विश्व के अधिकांश देशों की जो जनसंख्या है उसका प्रमुख व्यवसाय बन गया और आय का सबसे बड़ा स्रोत भी बन चुका है। यदि कृषि का जो प्रमुख व्यवसाय के साथ हम बात करें, साथ साथ ही राष्ट्रीय आय आय का भी बड़ा स्रोत, रोजगार, औद्योगिक विकास, वाणिज्य, ये और यदि बात करें देश व्यापार का आधार भी कृषि से ही उत्पन्न होता है। और कृषि विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था की है वो रीढ़ की हड्डी होती है, विकास की कुंजी कहा जाता है कृषि को। ये जो प्राथमिक जो सेक्टर है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम कृषि के अंतर्गत जो चीज़ों का हम वर्णन करें, यदि हम कृषि का डिटेलिंग में अध्ययन करें, कृषि विकासशील देशों की, मैंने आपको कहा ना कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, विकास की कुंजी होती है। यदि हम कृषि की विकास की जो पूर्णतः मैं बात करूँ, पूर्णतः जो बाद जो विश्व के विकसित राष्ट्रों की जो पथ को अग्रसर कृषि द्वारा होते हैं, उसके अंतर्गत हम पहला कंट्री होता है अमेरिका, दूसरा है इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, जापान जैसे अनेक देश हैं जो हैं वो विश्व में कृषि को उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस प्रकार से उन्होंने कृषि में अपनी भूमिकाएं निभाई और औद्योगिकरण को भी उन्होंने तेजी तेजी के साथ विकसित किया और कृषि पे ही उन्होंने ज़्यादा बल दिया। और यदि मैं बात करूं भारत की, यदि भारत की बात करें तो ये हमारे प्राचीनतम इतिहास का जो ये हम करें, ये हमारा देश कृषि आधारित देश है। कृषि संस्कृत, अगर हम पुराणों की बात करें उसमें भी कृषि को बहुत महत्व है। और भूमि और कृषि का प्राचीन आचार्यों के जो संस्कृति के आधार पर हमारा देश स्तंभ है। भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को भूमि माता के तौर पर देखा गया है, उसको भूमि की माता के तौर पर सम्मान दिया गया है। कृषि को कर्म के जो प्रथम प्रथम तौर पर दर्शाया गया है। और बात करें हम, यदि हम इसको द्वितीय क्षेत्र में वाणिज्य सेवाओं को तृतीय, इस प्रकार से मत्स्य, ये क्या बोलते हैं, कृषि को माना गया है। कृषि किसान द्वारा जो अन्न बोया जाता है, जिसमें बहुत हमारे देश की आधी से आधी जनसंख्या 75% कृषि पर आधारित होती है, उनको उसमें रोजगार मिलता है, उसको उनसे जो भोज्य पदार्थों का जो सेवन होता है वो उनको अधिक से अधिक वहीं से मिलता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रोचक बन जाती हैं हमारे लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम विकासशील देशों की श्रेणी में अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं, यदि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, सामान्य तौर पर जो मूल्य का जो मूल्यांकन वो सही तरीके से हो जाए, राष्ट्र की आय का जो निर्धारण होता है वो उच्च स्तर पर चला जाए, राष्ट्र की जो प्रगति है वो उच्च स्तर पर रहे, कृषि को प्रमुखता से दिया जाए, और जो जनसंख्या का जो भार है, वो जो उच्च दबाव हो उसको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, और जो पूंजी का जो निर्माण है वो उच्च स्तर पर होना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण कृषि के अंतर्गत ये चीज़ें रहती हैं। यदि हम बात करें प्राचीन यूनानी की बात करें, उसमें क्या कहा गया है, विचारों में कृषि को अर्थव्यवस्था का विशेष महत्वपूर्ण एक साधन माना, विशेष महत्वपूर्ण अंग भी माना गया है। और जो प्रसिद्ध वो विचारक रहे हैं अरस्तु द्वारा, कृषि और पशु द्वारा ही जो द्रव्य उपार्जन किया जाता है, जो जिसे हम प्रकृति के तौर पे मानते हैं, सुचारू ऋतु तौर पे देखते हैं, जो शुक्र, और जो ये प्लेटो द्वारा जो ये कहा गया है अरस्तु द्वारा कि भैया जो कृषि है और पशुपालन ही प्रकृति के मूलभूत तत्व माने जाते हैं। अगर सुकरात के जो शिष्य जेनोफोन थे, उन्होंने कृषि पे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया। रोमन के जो बड़े बड़े जो विद्वान थे, उन्होंने कृषि को एक आत्म तत्व माना है, उसके आधार पर इन्होंने कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उसी प्रकार मत्स्य की बात करें, मत्स्य पालन किस प्रकार से एक अर्निंग होती है, जिसमें कि हम कहें किसी को किस प्रकार से अधिक मत्स्य पालन को किस प्रकार से अधिक प्राथमिकता दी है। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं
प्राथमिक क्षेत्र, जैसे प्राथमिक अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादित करने के रूप में जो प्राप्त होता है, जैसे हम कोई चीज़ को उत्पादित करते हैं और किसी चीज़ को कृषि के तौर पर उगाते हैं, जो हमें वो प्राप्त होता है, जो कि फल के रूप, जो फसल के तौर में जो प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था का जो प्राकृतिक संसाधनों का जो लेखांकन किया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाया जाता है, क्योंकि हम इसके अंतर्गत ये चारों जो चीज़ें घूमती हैं। और कृषि को ही इसके अंतर्गत समृद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र इसका संपूर्ण दायरा बन जाता है। ये अगर हम कृषि की जो प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत जो क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, कृषि के अंतर्गत क्या है, प्राथमिक चीज़ें को हम सम्मिलित करते हैं, उसमें कृषि तो अपने आप में है ही, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, खाद्यान्न और क्षैतिज। यदि हम क्या बोलते हैं इसकी बात करें, वानिकी की बात करें, जो आज जो जितने भी पेड़ पौधे प्रकृति को जितना हम संवारेंगे, जितना हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, जो पेड़ों का ज़्यादा दोहन नहीं करेंगे, तो प्रकृति से हमें ऐसी बहुत चीज़ें मिलती हैं। मान लीजिए फल फ्रूट हमें पूरे प्रकृति से प्राप्त होती है, औषधियाँ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जब ये हम इसे विक्रय करते हैं तो ये उच्च दामों में पड़ जाए। हम लकड़ी का जो कारोबार होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वानिकी के क्षेत्र से मिलता है। जितने भी कस्टमराइज जो चीज़ें हम बनाते हैं, जो फर्नीचर के तौर पे बनाते हैं, जो हम इमारती लकड़ी बनाते हैं, आज पेपर जो बनाते हैं, ये चीज़ें सारे हमें कहाँ से मिलती है, वानिकी से मिलती है। इसका बहुत महत्वपूर्ण है ये योगदान कृषि, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगर हम पशुपालन की बात करें, हमारा भारत का जो 70% जो क्षेत्र इसके अंतर्गत पशुपालन के अंतर्गत लगा रहता है, जिसमें हमें दूध, दही, घी इत्यादि चीज़ें मिलती हैं, जिनका हम क्या करते हैं, शहरों को या महानगरों की तरफ हम इनको क्या करते हैं, बेचते हैं। 1-2 रुपये का जो हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं, हमें आय के तौर पर हम इसको देखते हैं। और ये एक भारत में एक आय का मुख्य स्रोत भी पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, ये चीज़ें बन चुकी हैं। यदि हम बात कर ही रहे हैं मत्स्य पालन की, मत्स्य पालन से एक बहुत बड़ा स्रोत जो कृषि पालन से भी आता है, वानिकी से भी आता है, पशुपालन से और मत्स्य पालन से भी उसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्र के माध्यम से ये जो मछली पालन करते हैं उनकी एक तरह की ये आय होती है, जो जिससे उनका लाखों लोगों का परिवार पलता है, उनकी जीवन 2 वक्त की रोटी इससे जुटाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खाद्यान्न के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं, जो फास्ट फूड में जो हम यूज़ करते हैं मांसाहार के तौर में से बहुत ज़्यादा आज की डेट पर हम मत्स्य पालन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है सरकार, क्योंकि इसमें ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, इसके माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। अब खनन की बात करें, उद्यान जो चीज़ें जो बीज बोए जाते हैं, जो हम जिन चीज़ों का हम खनन मतलब हम किसी चीज़ की खुदाई करते हैं, किसी प्रकार का हम उर्वरक उन पे बोते हैं, हम खेत की गुड़ाई करते हैं, उनमें जो उर्वरकों का जो प्रयोग करते हैं, जो बीज का जो प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम इसके अंतर्गत उसको देखने मिले। और क्षैतिज के तौर पर उत्खनन, जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उनका हम जो उपभोग करते हैं वो इसके अंतर्गत आते थे। अब हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, द्वितीय क्षेत्र की बात करें, उसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आ जाते हैं। जैसे निर्माण का जो कंस्ट्रक्शन जो चीज़ें होती हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था को पंख लगाने हैं, उस देश की मूलभूत आवश्यकताओं की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, शिक्षा पर बल देना चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया है, जब हमारे देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं यदि हम उनका निवारण कर दें तो अर्थव्यवस्था में हम आगे बढ़ सकते हैं, विकसित देशों की श्रेणी में हम अपने आप को खड़े कर सकते हैं। अब यदि हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए ये अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन जाता है, जहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पर हम औद्योगिकरण हम का निर्माण करते हैं। हमें जब यदि हमारी कोई देश में इंडस्ट्री आएगी, जहाँ पर मान लीजिए कोई कार बनाने की कंपनी हमारे देश में आ गई, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। लाखों लोगों को रोजगार मिला तो उसमें राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी होगी, व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होती है, जो
उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उतने परिवारों का भरण पोषण उसके माध्यम से होता है। ये चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद जितना भी निर्माणाधीन कार्य होते हैं आज की डेट में, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अब विद्युत की बात करें, गैस की बात करें, अब यदि हम मानव जीवन की बात करें तो आज विद्युत महत्वपूर्ण एक केंद्र बिंदु बन जाता है। यदि हम मोबाइल फ़ोन भी चार्ज करते हैं तो विद्युत होना उसके लिए अति आवश्यक होता है। हमारी जो दैनिक आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं वो विद्युत पर ही आधारित है। यदि 2 दिन के लिए विद्युत नहीं आती है, बिजली गुल हो जाती है, तो हमारे जीवन का एक बड़ा सा हिस्सा डगमगाने लग जाता है। हमारी जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, हम जो घर बैठे जो अपना कार्य कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होते। हम एक दूसरे जो संपर्क कर रहे हैं वो चीज़ें उससे अप्रभावित हो जाती हैं। यदि हम द्वितीय क्षेत्र की बात, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी गतिविधियों में जैसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए हमें जो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा जो अनाज प्राप्त हुआ, मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में मिला, वानिकी के क्षेत्र में मिला, मत्स्य के क्षेत्र में, खनन के तौर पे जो जो चीज़ें हमें मिलें, जो कच्चे तौर पे जो माल हमें मिला, वो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। और जो जब इसे अडॉप्ट कर लेता है, जो रेशियो मटेरियल जो रेशियो प्राप्त हो, जो उसका उपयोग करता है, उसे हम द्वितीय क्षेत्र कह लेते हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, इसे हम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसके अंतर्गत जो प्रमुख चीज़ें होती हैं, जो अर्थव्यवस्था की जो वस्तु निर्माण में जो एक सकल उत्पादन के लेखांक में जो इसको अग्रसर करती हैं, उसके जो क्षेत्र होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि निर्माण की बात कर रहा हूँ, जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाता है, जैसे भवन। आज क्या होता है, आज हमारे नेशनल एयरपोर्ट बनते हैं और ब्रिज बनते हैं, रेलवे का कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माणाधीन भवनों का जो निर्माण होता है, मेडिकल की भवनें बनती हैं, एजुकेशन की जो जो देश को एक तरफ से इकोनॉमी को उसको बढ़ाता है। कोई राष्ट्र, कोई कंपनी यदि अपना पैसा लगा के इंडिया में काम करना चाहती है, जब वो अपना पूरा पैसा लगा रही है, तो उसका लाभ किसको होता है, अर्थव्यवस्था को। सरकार के जो तंत्र होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय आय में भी इसको बढ़ाते हुए प्रति व्यक्ति आय में भी अनएम्प्लॉयमेंट भी घटता है, शिक्षा का क्षेत्र भी बढ़ता है, और क्या बोलते हैं, जीवन का एक उच्च स्तर हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब निर्माण की बात करें, निर्माण तो किसी भवन का होगा, किसी पुल का होगा, या किसी ब्रिज का होगा, किसी नेशनल एयरपोर्ट का, या सड़क का निर्माण होगा। ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। अब विनिर्माण क्या होता है, अब विनिर्माण की वह चीज़ें होती हैं जिसके अंतर्गत वो उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कपड़ा, रोटी, इन चीज़ों का हम करते हैं। अब भैया ऐसे इंडस्ट्री भी तो लगेगा ना विनिर्माण, जो हमारे मनुष्य के लिए कपड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। कपड़ा, रोटी, मकान, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अब हमने प्राथमिक जो निर्माण के अंतर्गत हमने मकान को रख लिया, भवन को रख लिया। अब विनिर्माण के अंतर्गत हमने रखा भैया कि कपड़ा इंसान के लिए महत्वपूर्ण होता है, अपने तन ढकने के लिए। उसी में रोटी का बात करें तो रोटी जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्वों के तौर पर, यदि हम रोटी का सेवन या ग्रहण न करें, हम भोज्य पदार्थों को अगर सेवन न करें, तो मनुष्य जीवन की परिकल्पना करना व्यर्थ हो जाएगा। वो 2 पल के लिए भी नहीं रह पाएगा। मनुष्य का अस्तित्व, अगर रोटी ना मिले, मनुष्य का अस्तित्व पूरे संसार से समाप्त हो जाएगा। अब यदि हम तीसरा बिंदु की तरफ अग्रसर हों, विद्युत की बात करें, गैस की बात करें, जलापूर्ति, मनुष्य जीवन में जल ना हो, आज जिस प्रकार से हम वायु द्वारा हम अपन सांस लेते हैं, यदि वायु 2 पल के लिए रुक जाए तो पूर्ण पृथ्वी में मनुष्य जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से जल का भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम जल ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे शरीर में कमजोरी आने से हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा हमारा शरीर हमारा सांस देना छोड़ देगा। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब यदि हम विद्युत की बात करें, जैसे गैस, जलापूर्ति इत्यादि से संबंधित जितना भी चीज़ें होती हैं, अब हम आज की डेट में हम प्रकृति से, हमें जनसंख्या हमारी इतनी बढ़ चुकी है, यदि हम प्रकृति पे ही निर्भर हो जाएं, प्रकृति का ही दोहन करें, हम ईंधन के तौर पे हम प्रकृति से प्राप्त लकड़ी का उपयोग करें, तो
इतनी ज़्यादा हमारी जनसंख्या हो गई, तो उसमें किसी को भी एकाध लकड़ी भी ना पहुँचे, क्योंकि हमारा प्राकृतिक क्षेत्र सीमित है। जनसंख्या क्षेत्र क्या होता है, सघन होता जा रहा है, घनत्व दबाव बढ़ता ही जा रहा है। आज हम जहाँ पर हम कृषि क्षेत्र भूमि का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका भी विस्तार कम हो रहा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक बढ़ी, तो हम कृषि क्षेत्र की जो भूमि का उसको हम रहने के लिए यूज़ करें, अपनी आवश्यकताओं के लिए यूज़ करें। आज हम जंगलों की बात करें, जंगलों की तरफ भी मनुष्य की जिस प्रकार से जनसंख्या आबादी बढ़ रही है, तो प्रकृति का भी दोहन बहुत मात्रा में होता जा रहा है। और जैसे गैस है, हम पृथ्वी के जो गर्भ से हम जो चीज़ें निकाल रहे हैं, तो वो गैसों के तौर पे, कच्चे माल के तौर पे, फ्यूल के तौर पे निकाल रहे हैं। और जलापूर्ति, जो हम अंडरग्राउंड जो जल है हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, नदियों का पानी का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पर हम 1 लीटर, जहाँ पर हमें यूज है, हम वहाँ पर 2 लीटर बर्बाद करते हैं, 3 लीटर बर्बाद करते हैं। ये क्या हो, उसका अधिक मात्रा में हम दोहन कर दे रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि हम सीमित साधनों का सीमित तरीके से प्रयोग करें, तो ये चीज़ लॉन्ग लाइफ की तरह काम करती है, लंबे समय के लिए ये रह सकती हैं। अब जहाँ तक बात होती है कि भैया इन चीज़ों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, यदि हम इन चीज़ों को समानांतर तौर पे यदि लेके चलें, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। अब ये चीज़ें तो रह गई अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र। अब जो तीसरा क्षेत्र है, जो थर्ड स्टेट है इसकी, उसमें जो सेवा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र मतलब जितना भी परिवहन जिनका हम उपयोग करते हैं, जो सरकार हमें जो सेवा के तौर पे जिनका हम यूज करते हैं, मान लीजिए हम सेवा परिवहन की जो संसार, ये हमें सेवाओं के रूप में तो प्राप्त हो रही है। हम कह रहे हैं भैया आज हमें हल्द्वानी से दिल्ली जाना है, ट्रेन के माध्यम से या प्लेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, टैक्सी के माध्यम से, ये क्या है, एक प्रकार की सेवा हमें सरकार की तरफ से दी जाएगी, और इन चीज़ों में हम उपयोग कर रहे हैं। अब बैंकिंग का बात कर रहे हैं। बैंकिंग क्या होता है, हमारा जो पैसा है, हम जो 2 पैसा जो जमा करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, हम कहाँ करते हैं, एक निश्चित जगह पे करते हैं, जिसे हम बैंक के तौर पे जानते हैं। ये एक जो वहाँ पर जो बैठे हुए कर्मचारी, वो हम लोगों के लिए बैठे हैं, जिसे हम उनका वो सेवा है, वो हमारी सेवा करते हैं। हम अपना पैसे देते हैं, वो जमा करते हैं, उसके एक सुरक्षित मापदंड होते हैं उसके अंतर्गत। अब संचार व्यवस्था की बात करें, संचार व्यवस्था, हम यहाँ पर से अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करना चाहें, उसकी तबीयत पूछना चाहें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम दूर बैठे हुए हर चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं। यदि हम समाचार पत्रों के माध्यम से, पहले पहले हमें रेडियो के माध्यम से जो दूर संचार की चीज़ें हमें प्राप्त होती है, आज संचार व्यवस्था अगर अधिक डेवलप हो चुकी है, हम बैठे बैठे कहाँ पर क्या चीज़ें घटनाएं घटित हो रही हैं, कहाँ पर किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, किसी राष्ट्र की नींव किस प्रकार से रखी जा रही है, किसी राष्ट्र का दोहन किस प्रकार से हो रहा है, समुद्र का स्तर क्या हो रहा है, प्रकृति का वातावरण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग किस स्तर से हो रही है, हम एक स्थान पर बैठे बैठे इन चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं। वो किसके माध्यम से हुआ होता है, वो दूर संचार के माध्यम से होता है। आज संचार व्यवस्था हमारी इतनी सजग होगी, इतनी मजबूत होगी कि हम आज विदेश में बैठा हुए व्यक्ति से भी हम फेस टू फेस बात कर लेते हैं। पहले हम जो वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से एक दूसरे से प्रत्यक्ष तौर पे देख नहीं सकते थे, आज हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक दूसरे से प्रत्यक्ष तौर पे हम वार्तालाप कर सकते हैं। जो आज सरकार के जो तंत्र हैं, दूर बैठे हुए प्रधानमंत्री किसी चीज़ की समीक्षा करना चाहते हैं, यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें या उड़ीसा की बात करें, वो अपने दिल्ली में बैठे हुए, केंद्र सत्ता में बैठे हुए अन्य अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप कर सकते हैं। ये चीज़ क्या है, सेवा के क्षेत्र होते हैं ये। यदि ये चीज़ मजबूत हुई, तकनीकी चीज़ें हमारे देश में अगर अधिक होंगी, हम तकनीकों का ज्ञान अधिक ग्रहण करेंगे, तो इसका लाभ हमारी इकोनॉमी में भी पड़ती हैं। अब बैंकिंग का बता दिया। यदि ये बीमा की बात करें, यदि कोई मनुष्य किसी चीज़ का करें, मान लीजिए हम कोई कस्ट्रेशन करें, कोई चीज़ें ले रहे हैं, मनुष्य अपना बीमा कराता है। ये एक जो धनराशि जो हम किसी प्रकार की जो अपना उसका प्रयोग कर रहे हैं, किसी चीज़ की सेवा का प्रयोग करें, तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ पैसा देना पड़ता है, उसका हमें बीमा प्राप्त होता है। अब भंडारण की मतलब जो हमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से जो चीज़ें प्राप्त हुई, हम उसे कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा भंडारण क्षेत्र होता है जहाँ पर हम उसको स्टोर करते हैं। ठीक है। और बात करें व्यापार की, तो व्यापार भी इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण। हमने भंडारण कोई ही चीज़ का कर लिया, तो उसको हम कहीं ना कहीं उसका विक्रय करेंगे, क्रय करेंगे, उसका आयात निर्यात जो भी होता है उसके अंतर्गत हम उसको देखते हैं। और सामुदायिक सेवाएं,
अब कोई एक संस्थाएं होती हैं, छोटे छोटे जो समूह बने रहते हैं, उनके द्वारा हम इनका क्या कहते हैं, व्यापक तौर पे प्रयोग करते हैं। अब कृषि क्षेत्र को यदि हम डिफाइन करें तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं का हम जो लाभ प्रदान करती हैं, जो ये विभिन्न सेवाएं जो हमें जो जिस प्रकार का जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसके लिए हम क्षेत्र का उस क्षेत्र को जो जो क्षेत्र हमें जो सेवाएं प्रदान करते हैं हम उसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था की प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की जो अपनी प्रयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान करता है उसका क्षेत्र क्या है, मैंने कहा ना, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं, तृतीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन जाती हैं। यदि इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक हो जाता है, इसके क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें जो सेवाएं होती हैं, मैंने आपको पूर्व में बता दिया, जो तृतीय क्षेत्र होता है उसका जो सेवा क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत किन किन क्षेत्रों को हम लेते हैं, परिसंचार संचार विधि उनको लेते हैं, भंडारण को लेते हैं, सामुदायिक केंद्र को लेते हैं और बैंकिंग को लेते हैं। और दूसरा जो दूसरी की बात करें, व्यापार, समुदाय केंद्र, बीमा, बैंकिंग, ये चीज़ों को हम ले लेते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब बात करें हम अर्थव्यवस्था की, अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें, अर्थव्यवस्था को हम अगर अन्य चीज़ों में हम इसको देख लें तो उसका भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ें हो जाती हैं। अब देख लीजिए, ये जो चीज़ है ना, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, सर्कल के अंदर देखिएगा, इसको कोई कॉन्सेंट्रेट हो गया, इसको देखिए, इसको फॉलो कीजिएगा। अर्थव्यवस्था के जो अन्य क्षेत्र होते हैं ना, हमने कहा ना अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया। अब हम इसके जो अदर सेक्टर, जो इकोनॉमी में जो इसका महत्वपूर्ण जो रोल अदा करते हैं अर्थव्यवस्था में, वो भी उनका भी हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। अब कहते हैं हम फोर्थ स्टेट की बात करें तो उसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें बौद्धिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे जैसे सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शैक्षिक और मेडिकल को शिक्षा के क्षेत्र में, यदि ऐसी चीज़ें होती जो उसमें जो ये इन चीज़ों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है हम उन चीज़ों को लेते हैं। और अगर हम पांचवी क्षेत्र की बात करें, पंचम क्षेत्र की बात करें तो उसके अंतर्गत समाज या अर्थव्यवस्था के वो उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संसाधनों की बात करें, जैसे सरकार में बैठी चीज़ें होती हैं, विश्वविद्यालय की बात करें, मीडिया करें, और इसके अंतर्गत हम क्या ले सकते हैं, वैज्ञानिक तकनीकी चीज़ें ले सकते हैं, गैर सरकारी चीज़ें ले सकते हैं जिनमें हमें प्राप्त होती हैं, गैर लाभकारी संस्थाओं का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है, इन चीज़ों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब बात करें हम, यदि हम अब बात करें कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात करें, अब क्या होता है, वेलफेयर इकोनॉमी क्या होती है। अब यदि हम वेलफेयर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का सामाजिक कल्याण के जो मध्य परस्पर जो संबंध होते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के तौर पे हम जिसे जानते हैं, वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो तकनीकों का जो प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को किस स्तर पर उसको मानव द्वारा उसको आकलन किया जाना चाहिए, हम उन चीज़ों की बात करते हैं। अब कल्याणकारी, अब सेकंड की बात करें, सेकंड बिंदु की बात करें, कल्याणकारी अर्थशास्त्र साधनों की वह वस्तुओं को लोगों को जो बल देता है, जिसमें सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की होती है, जिसमें भलाई करना होता है प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष तौर में जिसमें वितरण सम्मिलित होते हैं, इन चीज़ों को इसके अंतर्गत लिया जाता है। इसमें उपभोक्ता के जो सभी उत्पाद होते हैं, जो उत्पादक किया जाता है, उसमें नियोजन किया जाता है और उसका उत्पादन विशिष्ट तौर पर किया जाता है, उन चीज़ों को हम इसके अंतर्गत लेते हैं। ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहते, हमने जो आपको प्राथमिक चीज़ें बताई वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो पेपर में आ सकती हैं। अब जो हम जो महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है इसके अंतर्गत वो उस पर जो पेपर के दृष्टिकोण से जो पूछे जा सकता है वो है आपका अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था का
वर्गीकरण किस प्रकार से होता है 2020 के अंतर्गत हम उसको जाने। अब विश्व बैंक द्वारा जो जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण में यदि भारत को हम देखें तो निम्न मध्य आय वर्ग के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाता है। क्या होता है, जब विश्व बैंक होता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो निर्धारित करता है, जो पॉइंट देता है, तो ये एक ऐसा तंत्र होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देशों को उसकी इकोनॉमी के आधार पर उसको पॉइंट देता है। यदि हम कहें उसको उस स्टेट पे खड़ा करता है। मान लीजिए विकासशील देश, विकसित देश, अल्प विकसित देश, इन श्रेणी में हम उसे रखते हैं। आज यदि हम बात करें तो भारत अभी मध्य वर्ग के अंतर्गत अपने आप को सम्मिलित करे हुए हैं, जिसमें निम्न आय के स्रोत हमें देखने को मिल जाता है। लो मिडिल इकोनॉमिक ग्रुप में हम आज स्थिति में हम रखे हुए हैं। यदि हम नवीनीकरण की बात करें 1 जुलाई 2020 के अनुसार जिन देशों की औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 1036 डॉलर से कम है, मतलब 1036 डॉलर से भी कम है जिन राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय, तो उन देशों को निम्न देशों की श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया है। जिन देशों को 136 डॉलर से $4,500 के बीच रखा जाता है। वो जो मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर एक होता है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। अब हम कह रहे हैं कि जिन राष्ट्रों की आय $1036 से कम है तो उसे निम्न वर्ग में रखा जाएगा। अब उसके जो मध्यांतर वर्ग की बात करें तो उसके अंदर 1.06 से 405 तक 1,500 से 4,500 के आसपास की बात करूं मैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूं। यदि हम कहें 1,000 से 4,000 के बीच की बात करें, इसके अंतर्गत इन चीज़ें जो 1,000 से 4,000 के बीच के अंतर्गत जिन देश की राष्ट्रीय आय समानांतर होगी उनको मध्यांतर देशों के मध्य रखा जाता है। ठीक है, वो चीज़ें इसके अंतर्गत हम रख लेते हैं। अब यदि ऊपर हो राष्ट्रीय आय तो क्या होता है, एक विकसित देश की श्रेणी में वो खड़ा हो जाता है। अब विकासशील देश की श्रेणी में नहीं खड़ा, जो सेकेंडरी जो फर्स्ट स्थान होता है, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, वो फर्स्ट स्थान प्राप्त कर ले, वो फर्स्ट देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। ये यदि मैं बात कर ही रहा हूँ कि देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, तो मैंने आपको पहले ही इस बारे में स्पष्ट तरीके से समझाया है कि भैया देश की जो प्राथमिक जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का समाधान यदि हम कर दें तो हमारे देश की इकोनॉमी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें हम कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि आय के अनुसार जो देशों का यदि हम समूह देखें, ठीक है, कि किस प्रकार से यार बात करूँ, निम्न आय वाले जो देश होते हैं वो $1,036 से कम प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जिनकी होती हैं वो निम्न आय वाले देशों के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया जाता है। और निम्न मध्य आय वाले देशों के अंतर्गत 1,036 से 4,000 के जो $4,000 के जो बीच के जो व्यक्ति प्रति राष्ट्रीय आय होती है वो उसको मध्य आय वाले देशों के अंतर्गत। अब होता है एक उच्च मध्य आय वाले देश होते हैं जो 4,000 से 12,500 के बीच की जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होती है वो उसके अंतर्गत हम उसे रखते हैं। दूसरी जो तीसरा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो उच्च आय वाले देश जो $12,000 से ऊपर की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रखते हैं उन देशों की श्रेणी में उनको खड़ा कर देते हैं। उच्च राष्ट्रीय आय, अभी हमारा भारत कौन सी उसमें है, मध्य आय वाले देश के अंतर्गत, उसको हम सम्मिलित करें। अब बात करें हम समूह और देशों की यदि संख्या की को निर्धारित करें, निम्न आय वाले जो देश होते हैं ना, देशों की संख्या कितनी है, उच्च देशों की संख्या कितनी है, मध्य देशों की संख्या कितनी है। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाता है समटाइम लेक्चर के पेपर में ये चीज़ आ सकती है, इसको नोट कर लीजिए। निम्न आय वाले देशों की जो संख्या है वर्तमान समय में 2020 की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो नवीनीकरण जो चार्ट आया है उसके अंदर जो 2020 का जो रेशियो उन्होंने जो वर्गीकृत किया है उसके अंतर्गत इसको महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों को ये सोचना कि भैया कौन कौन से देश कितनी संख्या में निर्धारित किए गए हैं।
यदि हम निम्न आय वाले देशों की संख्या करें, उसमें है 28 देश हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। और मध्य आय वाले देश 50 हैं, उसके अंतर्गत भारत भी है। और उच्च मध्य आय वाले जो हैं वो 56 देश हैं। और उच्च आय वाले जो देश हैं, जो विकसित देशों की श्रेणी में जो खड़े हुए हैं, वो 83 देश इसके अंतर्गत आते हैं। और यदि हम इनकी देशों को, जो विश्व की जो शीर्ष जो अर्थव्यवस्था में जो टॉप मोस्ट में जो 2019 में रखे गए थे, तो उनकी जो जीडीपी है वो उसके आधार पर उसको नॉमिनेट किया जाता है कि ये देश। अब पहले स्थान पे है अमेरिका, जिसकी जीडीपी है 21.48 के अंतर्गत। उसकी सेकंड नंबर पे है चाइना, जिसकी 14.17 है। तीसरा है जापान, जिसकी जो जीडीपी दर है वो 5.22 है। और चौथा है जर्मनी 3.9 के साथ ये चौथा स्थान पर बना है। भारत की बात करूं, भारत को आप देख लीजिए 2.9 के स्थान पे 5वें नंबर पे बना है। और यूके की बात करें तो 2.7 के जो पॉइंट लेके जो इसकी जो जीडीपी है वो इतने पे लेके चला। फ्रांस की बात करें 2.7, इटली की बात करें 2.0, और ब्राज़ील की बात करें 1.8, और कोरिया की बात करें 1.6 में। जो इनकी इकोनॉमी है, जो ये इसका जो आउटलुक लिया गया है, ये लिया गया है आपका 2019 अक्टूबर से इसको निर्धारित किया गया। इसके अंतर्गत इसको नॉमिनेट किया गया है कि ये चीज़ें कब लागू हुई। अब आ जाइए जो महत्वपूर्ण चैप्टर जो बन जाता है इसके अंतर्गत, उसको देख लीजिए। ये है वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियां क्या होती हैं। सार्वजनिक जो पब्लिक वस्तुएं होती हैं, जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, निजी वस्तुएं क्या होती हैं, मिश्रित वस्तुएं क्या होती है, मेरिट वस्तुएं क्या होती है, स्थानीय वस्तुएं क्या होती है, सफ़ेद वस्तुएं क्या होती है, नारंगी वस्तुएं क्या होती है, लाल वस्तुएं क्या होती है, पीली वस्तुएं क्या होती है, भूरी वस्तुएं क्या होती है, ग्रिफिन वस्तुएं क्या होती है, इनफायर गुड ग्रोसरी क्या होती है, स्थापन वस्तुएं क्या होती है, पूरक वस्तुएं क्या होती है। थोड़ा सा इसमें संक्षिप्त निगाह डाल लेते हैं। यदि हम बात करें, यदि हम इन सभी वस्तुओं को अगर सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करें, तो जो पहला आ जाता है वो आ जाता है आपका सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है। ऐसी वस्तुएं जो सेवाएं जिनकी व्यवस्था या लोगों के लिए जो उपलब्ध सरकार द्वारा जो बटोरी जाती हैं, जिनके व्यवस्था के माध्यम से नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती, परंतु जिनका उपयोग सामूहिक होता है अथवा किसी के उपयोग में वृद्धि दूसरे के उपभोग में कमी नहीं लाती है। इसके उपयोग से किसी व्यक्ति को इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। अब मान लीजिए इसके अंतर्गत वायु, ये वायु उदाहरण के तौर पे वायु जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत है। किसी को हम कह रहे हैं कि भैया अमीर व्यक्ति ने ज़्यादा सांस ले ली, मैंने कम ले ली, ऐसा तो कोई नहीं है। हाँ, जिसकी फेफड़ों की क्षमता जितनी होगी सांस लेने की, तो वो उतना ही लेगा, उतना ही ग्रहण करे। इसमें किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा कोई टैक्स लगाया जाता है नहीं लगा, किसी उपभोक्ता को इसमें कमी होती है नहीं होती ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं सार्वजनिक तौर पे। अब मैं कहता हूँ निजी वस्तुएं क्या होती हैं। निजी वस्तु में जिसका स्वामित्व का अधिकार हो जाए, जैसे हम प्राइवेट है, मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी है, उस पर किसका हक होता है? आपका होता है ना, हमें किसी पड़ोसी का तो नहीं होता है, क्योंकि आपने पैसा इकट्ठा किया, मेहनत का पैसा इकट्ठा करने के बाद या लोन लेके आपने जो चीज़ें खरीदी हैं, जिनका आपने क्रय किया है, तो वो उन साधनों का सिर्फ प्रयोग आप ही तो कर सकते हैं, कोई दूसरा तो नहीं कर सकता, जो आपको पड़ोसी तो नहीं कर सकता ना। वो चीज़ें होती हैं प्राइवेट, जिसे हम निजी वस्तुएं, निजी ऐसी वस्तुएं तथा ऐसे क्षेत्रों को निजी वस्तुएं कहा जाता है जिनका उपलब्ध बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसका सामूहिक उपभोग संभव नहीं होता है। इस प्रकार से किसी वस्तु के उपयोग से किसी व्यक्ति को वंचित होना पड़ता है जिसके पास क्रय करने के लिए साधन नहीं होता है। उन वस्तुओं में वृद्धि या अन्य लोगों के लिए उपलब्ध साधनों में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब मिश्रित वस्तुएं क्या होती हैं? अब मिश्रित वस्तुओं की बात करें, वो चीज़ें क्या होती हैं उसको जान लीजिए। ऐसी वस्तुएं जो ना तो शुद्ध रूप से सार्वजनिक तौर वस्तुएं होती हैं और ना ही शुद्ध रूप से निजी वस्तुएं होती हैं, बल्कि दोनों लक्षण विद्यमान होते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है,
वो सार्वजनिक तौर पे नहीं है, मिश्रित तौर पे है। ना वो आपका ही है, ना मेरा ही है, ना सरकार का है, ना जनता का है, वो बीच में रह जाता है। उसका उपभोग सभी कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। अब इसी प्रकार से मैरिड वस्तुएं ऐसी ऐसी वस्तुएं हों, मैरिड वस्तुएं हो कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष समुदाय के किसी भाग के इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाती हैं जिसकी व्यवस्था उस वर्ग के लिए सरकार द्वारा जो बजट निर्धारण किया जाता है, बजट के माध्यम उनको उसमें बजट पारित करना पड़ जाता है। मान लीजिए गरीबी वर्ग शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, आवास के लिए, भोजन के लिए आदि आदि चीज़ों की क्या करनी पड़ती है, एक व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें मेरिट वस्तुओं के आधार पर मान लीजिए हमें कोई बीमारी हो रही है। अब बीमारी हुई है तो उसके लिए अस्पताल बने हुए हैं, हमें शिक्षा ग्रहण करनी है तो विद्यालय बने हैं। ऐसी चीज़ें हैं। यदि हम गरीबी दूर करनी है तो औद्योगिकरण का सहारा होना चाहिए। जो सरकार द्वारा जो समय समय पर जो निकाली जाती हैं जो वैकेंसियाँ, उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं और ये चीज़ें होती हैं। अब स्थानीय वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिसमें उत्पादन होने वाला लाभ स्थानीय लोगों को प्राप्त होता है, उन्हें स्थानीय वस्तुएं कहते हैं। जैसे गांव के अंदर ही स्थित तालाब, अब मान लीजिए एक तालाब किसी गांव के अंदर खुदा हुआ है, उसमें ढेर सारी मछलियां हैं। उस मछलियों का उपयोग किसी दूसरे बगल वाला गांव नहीं कर सकता है, वो उसी गांव के लोग उसका उपयोग करेंगे। अब मान लीजिए कुआं है ना, कुआं खुदा है एक गांव के बीचों बीच, और जितने भी 50 परिवार उस गांव में रहते हैं तो 50 परिवार ही तो उस कुएं के पानी का प्रयोग करेंगे। जो पड़ोसी गांव के लोग हैं वो उनको उसका प्रयोग करने देंगे? नहीं करने देंगे, क्योंकि वो निश्चित स्थान पे है। तो एक निश्चित स्थान की वस्तु होती है। मान लीजिए दूसरा उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको। एक आम का वृक्ष है, गांव के प्रांगण में या कहीं पर लगा है, तो आम के वृक्ष में यदि फल आ रहे हैं, उन पे अगर उनका फल का प्रयोग करें, गांव के सभी लोग उसका सेवन करेंगे। यदि कोई बाहरी तत्व यदि आ जाते हैं तो उनको तोड़ने के लिए, तो गांव क्या करेगा? उसका विरोध करेगा, क्योंकि वो स्थानीय वस्तु है। ठीक है। अब सफेद वस्तुएं क्या होता है? उच्च आय वाले व्यक्तियों द्वारा घरेलू उपयोग में ऐसी वस्तुओं का वृद्ध यंत्र हो जिसमें परिसंचरण कठिन होता है, एक स्थित जगह पर रखा जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर। अब क्या होता है? रेफ्रिजरेटर को भी सफेद वस्तु के अंतर्गत वाशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज इत्यादि चीज़ें ये सफेद वस्तुएं कहलाई जाती। अब हमें ये मत देखिए, जो वस्तु एक निश्चित स्थान पर स्थिर हो जाती है, जिनका उपयोग हम दूसरे स्थान पर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमने मशीन रखी है, वॉशिंग मशीन रखी है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर अपने स्थान पे रखा है ना, कूलिंग सिस्टम है वो अपनी जगह पे, हम उसको जहाँ जाते हैं उसको लेके तो नहीं जाते ना। ये चीज़ें होती है। अब नारंगी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें मौसम के आधार पर ऐसी वस्तुएं जिन कुछ ऐसी निश्चित समय में होती हैं, जैसे मौसम का बदलना, और इसे ऑरेंज गुड भी कहते हैं, जैसे कपड़े इत्यादि। ये चीज़ें हैं। और लाल वस्तुएं ऐसी करके खाद्यान्न को हमने लाल वस्तुओं के अंतर्गत रख दिया है। और जो हमें पीली वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लंबे समय के बाद बदल जाती हैं। अब ये चीज़ें उतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैंने आपको इस चीज़ को बताया। ये आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब हमारा कल दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ, आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि का अध्याय हमारा कल से प्रारंभ होगा। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों पे ये पहुंचाइए। दूरस्थ बैठे हुए जो छात्र हैं, जो शिक्षा से वंचित हो सकते हैं, ऐसी कोई साधन उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इनके पास इतना धन नहीं जुटा पाते हैं कि कहीं वो शिक्षा ले सकें, तो ये वीडियो यदि उन्हें आप पहुँचाओगे तो कहीं ना कहीं उनको इसका उपयोग करने को प्राप्त होगा, उनकी शिक्षा में अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।